फ्यूचर में टायरेल कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी बायो इंजीनियर्ड ह्यूमंस बनाने लगती है जिन्हें रेप्लिकेंट्स कहा जाता है। लेकिन ये कंपनी धीरे धीरे बर्बाद होने लगती है क्योंकि उनके बनाए रोबोट्स इंसानों की जगह लेना चाहते थे। वो सभी गवर्नमेंट से इंसानों जैसे ही राइट्स मांगने लगे थे। यही रीजन था कि उन रोबोट्स के प्रोडक्शन को रोक दिया गया और टायरेल कॉरपोरेशन पूरी तरह बैंकरप्ट हो गई। उसी वक्त ओवर पॉपुलेशन के कारण अर्थ की कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब होने लगी, जिस वजह से वॉलेंस नाम के एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने सिंथेटिक फार्मिंग शुरू कर इंसानों को विलुप्त होने से बचा लिया। उसने फिर टायरेल को खरीद लिया और अपने हिसाब से चलाने लगा। उसने रोबोट्स का एक बहुत ही एडवांस वर्जन बनाया जिसका नाम नेक्ससू 9 था। इन रोबोट्स को इस तरह बनाया गया था कि वो हमेशा ओबेडिएंट रहें। पुराने बचे हुए वर्जन के रोबोट्स को खत्म करने के लिए स्पेशल रोबोट एजेंट्स बनाए गए जिनका नाम ब्लेड रनर्स रखा गया। अगले सीन में 2049 साल का सीन दिखाया जाता है। एजेंट के, जो कि एक ब्लेड रनर है, उसे लॉस एंजेलिस के बाहर कुछ पुराने वर्जन के रोबोट्स को मारने के लिए भेजा गया है। के को एक फॉर्म में सैपर नाम का एक रेप्लिकेंट मिलता है जो के को देखते ही उसे गालियां देने लगता है। सैपर आगे यह भी कहता है कि उसने उसके फार्म में एक ऐसी चीज देखी है जो किसी मिरेकल से कम नहीं है और अगर के वो चीज देख ले तो वो सैपर को कभी नहीं मारेगा। लेकिन के को लगता है कि सैपर बकवास कर रहा है, इसलिए वो उसे खत्म करके वहां से जाने लगता है। बाहर जाते ही उसकी नजर एक पुराने पेड़ के पास लगे कुछ फूलों पर पड़ती है। उसे ये देख बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि ये फूल इस एरिया में कभी नहीं उगते, इसलिए वो अपने ड्रोन का यूज करके उस एरिया को स्कैन करने लगता है। ऐसा करते ही उसे जमीन में दफन एक चेस्ट मिलता है। के फिर फॉरेंसिक टीम को वहां बुलाकर खुदाई शुरू करवा देता है। जब वो ऑफिस वापस आता है उसे एक बेसलाइन टेस्ट देना पड़ता है। इस टेस्ट से इंसानों को यह पता चलता है कि उनके रोबोट्स अभी भी ओबेडिएंट हैं कि नहीं। टेस्ट होने के बाद के घर चले जाता है। के जॉय के साथ रहता है। जॉय एक होलोग्राफिक लड़की है जिसे के ने अपना टाइम पास करने के लिए खरीदा है। जॉय एक होलोग्राम हो सकती है, लेकिन के उससे कुछ ज्यादा ही अटैच हो गया है, इसलिए उसने जॉय के लिए एमिनेटर डिवाइस खरीदा है जिसका यूज करके जॉय के साथ घर के बाहर भी जा सकती है। नहीं तो पहले जॉय का होलोग्राम सिर्फ के घर में ही काम करता था। वो दोनों ही छत पर बारिश के मजे लेने जाते हैं, लेकिन तभी के पास ऑफिस से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ है कि फॉरेंसिक टीम उस चेस्ट को बाहर निकाल लाई है। के जल्दी से अपने ऑफिस चले जाता है जहां उसे पता चलता है कि उस चेस्ट में एक औरत का स्केलेटन और बाल हैं। उस औरत की मौत अपने बच्चे को जन्म देते वक्त 30 साल पहले हुई थी। तभी के ये नोटिस करता है कि वहां रखे एक बोन में सीरियल नंबर लिखा हुआ है, जिसका ये मतलब है कि वो औरत इंसान नहीं, एक रेप्लिकेंट थी। ये बात के को बड़ी अजीब सी लगती है क्योंकि रेप्लिकेंट्स बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जोशी को लगता है कि अगर आम लोगों को यह पता चल गया कि रेप्लिकेंट्स भी इंसानों जैसे बच्चों को जन्म दे सकते हैं तो चारों तरफ दंगे होने लगेंगे। इसलिए वो के से कहती है कि उस फार्म को जला दो जहां से ये चेस्ट मिला था और उस बच्चे को भी ढूंढकर मार डालो। के को ये बात कुछ ठीक नहीं लगता क्योंकि अगर उस बच्चे का जन्म हुआ था इसका मतलब है कि वो बच्चा एक इंसान है, क्यों रेप्लिकेंट नहीं। लेकिन जोशी कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे ढूंढो और मार गिराओ। बाहर जाते वक्त के को ये रियलाइज होता है कि सैपर जिस मिरेकल की बात कर रहा था वो और कोई नहीं, ये बच्चा ही था। कुछ देर बाद ही के वॉलेंस कंपनी में उस रेप्लिकेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए पहुंच जाता है। के वहां काम कर रहे आदमी को उस औरत के बोन से मिला सीरियल नंबर देता है और उसके हेयर सैंपल भी। वो आदमी के को एक्सप्लेन करता है कि ये मॉडल 2022 का है। कुछ सालों पहले एक ब्लैकआउट के कारण 2025 से पहले का पूरा डिजिटल डेटा इरेज हो गया था, लेकिन उसे लगता है कि आर्काइव में इसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी। उन्हें वहां एक फाइल भी मिल जाती है, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है। तभी लव नाम की एक रेप्लिकेंट वहां आ जाती है और के को एक पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग का एक्सेस दे देती है। इस रिकॉर्डिंग में रेचल नाम की एक एक्सपेरिमेंटल रेप्लिकेंट की आवाज सुनी जा सकती है जो अचानक से ही 30 साल पहले गायब हो गई थी। ये रिकॉर्डिंग रिक नाम के एक ब्लेड रनर ने की थी। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद के को यह पता चलता है कि रिक और रेचल बहुत ही क्लोज थे। यहां से निकलने के बाद के एक बूढ़े आदमी से मिलने जाता है जो रिक के साथ काम किया करता था, लेकिन उसे भी रिक के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। इसी बीच लव लेटेस्ट रेप्लिकेंट मॉडल को वॉलेंस के पास लेकर आती है। वॉलेंस एक स्पेशल डिवाइस का यूज करके
इस रेप्लिकेंट के वाइटल्स को चेक करता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, वॉलेंस उसे मार देता है। यहाँ ये पता चलता है कि वॉलेंस कई सालों से एक ऐसा रेप्लिकेंट बनाने की कोशिश कर रहा है जो इंसानों जैसी ही बच्चों को जन्म दे सके, लेकिन अभी तक वो ऐसा कर नहीं पाया है। उसे पता है कि कई सालों पहले एक रेप्लिकेंट ने बच्चे को जन्म दिया था। वॉलेंस लव को ये ऑर्डर देता है कि उस बच्चे को ढूंढ निकालो ताकि वो लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करके ऐसा रेप्लिकेंट बना सकें जो बच्चों को जन्म दे सके। शाम के वक्त कोई मैरियट नाम की औरत को के साथ फ्लर्ट करके उसके मुंह के कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पैसे देता है, लेकिन के उसकी कोई भी बातों का जवाब नहीं देता। अगले दिन के फार्म में जाकर कुछ और क्लू ढूंढने की कोशिश करता है। वहां के ये नोटिस करता है कि वहां रखे पियानो की 2 कीज टूटी हुई हैं। जब वो अंदर चेक करता है, उसे वहां एक टिन बॉक्स के अंदर से एक बेबी सॉक और एक औरत की फोटो मिलती है जो अपने बेबी के साथ एक पेड़ के साइड में खड़ी हुई है। के उस ट्री को फिर से देखने जाता है। इस बार उसे वहां पर 6 सितंबर 2021 डेट लिखा हुआ मिलता है। ये देखते ही के को एक विजन नजर आने लगता है जिसमें वो देखता है कि एक घर में आग लगी हुई है और वहां पर एक छोटा बच्चा अपनी टॉय हॉर्स को हाथ में लिए खड़ा हुआ है। ये विजन दिखने के बाद के बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो फार्म में आग लगाकर वहां से चले जाता है। वहीं स्टेशन में लव मॉर्ग के अंदर चुपके से घुस जाती है और फार्म से मिले सारे एविडेंस चुरा लेती है, जिसमें वो बोन्स भी शामिल है। शाम के वक्त जोशी केई से मिलकर उसे स्टेशन में हुई चोरी के बारे में बताती है। वो केई से पूछती है कि क्या उसे उसके बचपन के बारे में कुछ भी याद है। ये सुनते ही केई कहता है कि उसकी मेमोरीज असली नहीं है, उन्हें तो बस साइंटिस्ट्स ने उसके ब्रेन में इम्प्लांट किया था। के फिर अपनी एक मेमोरी जोशी के साथ शेयर करता है। वो कहता है कि वो एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ था जहां बाकी बच्चे उसके लकड़ी के घोड़े को चुराने के लिए उसका पीछा किया करते थे। इससे बचने के लिए वो अपने लकड़ी के घोड़े को एक फर्नेस में छिपा कर रखा करता था और बाकी बच्चे उसकी खूब पिटाई भी किया करते थे। अगले दिन के उस दिन जन्मे बच्चों की लिस्ट बनाने लगता है जिनका जन्म उस डेट पर हुआ था जो डेट के को फार्म में मिला था। जॉय को के के बचपन की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। वो के से ये भी कहती है कि उस लकड़ी के घोड़े में भी सेम डेट लिखा हुआ है, लेकिन के को लगता है कि ये एक कोइंसिडेंस भर है। सेम डेट से सर्च करने में के को कोई भी ढंग का रिजल्ट नहीं मिला था, इसलिए वो अब बच्चों के डीएनए से सर्च करने लगता है। ऐसा करते ही उसे 2 रिजल्ट्स मिलते हैं जिनका डीएनए एग्जैक्टली सेम था, जो कि पॉसिबल नहीं है। उस फाइल में एक लड़की और एक लड़के की डिटेल्स दी हुई हैं जिन्हें मोरल कोल ऑर्फनेज भेजा गया था। वहां पहुंचते ही लड़की की किसी बीमारी के कारण मौत हो गई थी और उस लड़के के बारे में आगे कोई भी इंफॉर्मेशन वहां नहीं दी हुई है। कुछ देर बाद के और जॉय सैन डिएगो सिटी की ओर जाने लगते हैं जहां वो ऑर्फनेज बना हुआ है, लेकिन रास्ते में कुछ रेप्लिकेंट्स उनकी कार को शूट करने लगते हैं और जिस वजह से वो क्रैश हो जाती है। क्रैश की वजह से के बेहोश हो जाता है। जॉय उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी जॉय के डिवाइस में भी कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, जिस वजह से वो भी गायब हो जाती है। वो लोग कार के पास आकर उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले ही के को होश वापस आ जाता है और वो उन्हें शूट करने लगता है। तभी के नोटिस करता है कि और भी कई लोग उसकी ओर आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन लोगों को आसमान से कोई चीज शूट करने लगती है, जिस वजह से के की जान बच जाती है। यहाँ ये पता चलता है कि उस ड्रोन को लव कंट्रोल कर रही थी। वो चाहती है कि के उस बच्चे को उसके लिए ढूंढ निकाले। कुछ देर बाद के उस ऑर्फनेज तक पहुंचा ही जाता है कि वहां के केयरटेकर मिस्टर कॉटन से 30 साल पहले वहां रह रहे सभी बच्चों के रिकॉर्ड निकालने के लिए कहता है। जब मिस्टर कॉटन ऐसा करने से मना करता है, के उसे एक मुक्का मारकर मनवा लेता है। इसके बाद कॉटन के को अपने ऑफिस की ओर ले जाने लगता है, लेकिन एक चीज के को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। ये जगह दिखाने में पूरी वैसी है जैसा के को अपना बचपन याद है। कॉटन को वो रिकॉर्ड मिल तो जाता है, लेकिन तभी वो ये नोटिस करता है कि जिस पेज की इंफॉर्मेशन के को चाहिए वो किसी ने फाड़ लिया है। कुछ देर बाद कॉटन वहां से चले जाता है। ऐसा होते ही के उस जगह को चेक करने लगता है। थोड़ा ढूंढने पर के को वो फर्नेस भी मिल जाता है। अंदर देखने पर के को वो अपने बचपन का लकड़ी का घोड़ा भी मिल जाता है। ऐसा होते ही के बुरी तरह टूट जाता है, क्योंकि अगर उसकी मेमोरीज रियल हैं तो इसका मतलब है कि वो भी एक रेप्लिकेंट नहीं बल्कि एक इंसान है। जब के घर वापस आता है, जॉय उसकी स्टोरी सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन के अभी भी श्योर होना चाहता है कि वही वो मिरेकल चाइल्ड है।
इसीलिए जॉय उसे उस इंसान से मिलने के लिए कहती है जो रेप्लिकेंट्स के लिए नई मेमोरीज बनाता है। अगले दिन केई डॉक्टर आना से मिलता है जो उसे दिखाती है कि वो कैसे नई मेमोरीज बनाती है जो वो बाद में वॉलेंस को अपने रेप्लिकेंट में इस्तेमाल करने के लिए बेच देती है। आना ये एक्सप्लेन करती है कि रियल मेमोरीज को किसी रेप्लिकेंट के ब्रेन में डालना इलीगल है, इसलिए वो जो कुछ भी करती है अपनी इमेजिनेशन का यूज करके करती है। केई की बातें सुनकर वो एक डिवाइस का यूज करके उसकी बचपन की मेमोरीज को देखने के लिए रेडी हो जाती है। उन्हें देखते ही आना समझ जाती है कि वो असली मेमोरीज हैं और वो रोने लगती है। ये पता चलते ही केई भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो घर पहुंच पाता है उसे उसके ही कोवर्कर्स अरेस्ट कर लेते हैं। उसे फिर स्टेशन में ले जाकर बेसलाइन एग्जाम देने के लिए बिठा दिया जाता है। बहुत ज्यादा इमोशनल होने के कारण केई इस एग्जाम में फेल हो जाता है। जोशी गुस्से में केई पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि केई ने उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन केई उससे कहता है कि उसने उस बच्चे को ढूंढकर मार डाला है। ये सुनते ही जोशी थोड़ी ठंडी होती है। वो फिर केई को 2 दिन देती है ताकि वो अपने आप को संभाल सके और टेस्ट फिर से दे सके, लेकिन ऐसा होने तक जोशी उसका बैज और गन उससे ले लेती है। कुछ देर बाद केई घर चले जाता है और देखता है कि जॉय ने उस रात के लिए मैरियट को हायर किया है। क्योंकि जॉय केई को टच नहीं कर सकती है, वो अपने होलोग्राम को मैरियट के बॉडी के साथ मूव करने लगती है, जिससे केई को ऐसा लगे कि वो जॉय के साथ ही इंटीमेट हो रहा है। अगली सुबह मैरियट केई की जैकेट में एक ट्रैकर लगा देती है। उसे वो घोड़ा भी मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, जॉय उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद ही केई वहां से सिटी की ओर जाने के लिए रेडी होने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि पुलिस बहुत जल्द ही उसे पकड़ने के लिए आने वाली है। जॉय भी उसके साथ जाना चाहती है। वो केई को उसका एमिनेटर भी अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। वो केई से अपने कंप्यूटर से उसकी कॉपी को डिलीट कर देने के लिए भी कहती है, ताकि पुलिस वाले उसे उसके अगेंस्ट यूज ना कर सकें। लेकिन केई ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि एमिनेटर डिवाइस को अगर कुछ हो जाता है तो वो जॉय को हमेशा के लिए खो देगा। लेकिन जॉय उसे ये कहकर मना लेती है कि उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए केई अपने होम कंप्यूटर को इरेज करके एमिनेटर के एंटेना को तोड़ देता है। वॉलेंस कॉर्पोरेशन में लव ये नोटिस कर लेती है और तुरंत केई के घर की ओर जाने लगती है, जहां उसे टूटा हुआ एंटेना मिलता है। इसके बाद वो जोशी से मिलने जाती है, जो उसे बताती है कि केई ने उस बच्चे को ऑलरेडी मार दिया है, जिस वजह से इस बारे में वो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। लव उससे फिर कहती है कि केई ने उस बच्चे को मारने के बारे में झूठ कहा था, लेकिन जोशी फिर भी लव को कुछ नहीं बताना चाहती, जिस वजह से वो जोशी को मारकर वहां से चली जाती है। इसके बाद लव पुलिस कंप्यूटर का यूज करके केई की लोकेशन ढूंढ निकालती है। इसी बीच केई को दिखाया जाता है। वो पॉन शॉप में एक आदमी से मिलता है, जो ये पता करके केई को उस टॉय घोड़े का ओरिजिन बता सकता है। उसकी मशीन शो कर रही है कि उस घोड़े में रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा है। इतना हाई रेडिएशन लास वेगास के आसपास ही मिलता है। जैसे ही केई उस जगह तक पहुंचता है, वो अपने ड्रोन का उपयोग करके उस एरिया को स्कैन करने लगता है। उसे दूर एक बिल्डिंग के पास कुछ लोगों के हीट सिग्नल मिलते हैं, जिस वजह से वो भी उस बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगता है। अंदर जाके केई को पता चलता है कि वो बिल्डिंग एक कैसीनो है। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद केई ऊपर वाले फ्लोर में जाने लगता है, जहां वो एक कुत्ते को देख बुरी तरह शॉक्ड हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर रिक पीछे से केई को चौंका देता है। केई को देखते ही रिक समझ गया है कि वो एक ब्लेड रनर है। केई उससे कहता है कि वो उससे बस कुछ क्वेश्चंस करना चाहता है, लेकिन रिक को उसकी बातों पर थोड़ा भी भरोसा नहीं। ये देखते ही रिक के उसे गोली मारने से पहले केई ग्राउंड फ्लोर में कूद जाता है। रिक फिर नीचे जाकर केई को ढूंढने की कोशिश करता है। वो केई को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक कैसीनो का होलोग्राम चला देता है, लेकिन तभी केई उसके ऊपर कूद जाता है और उससे फिर से कहता है कि वो तो बस उससे बात करना चाहता है। रिक इस बार उसकी बात मान जाता है और केई की बात सुनने के लिए उसे एक बार में ले जाता है। अब तक केई ये समझ चुका है कि रेचल और रिक रिलेशनशिप में थे और वो बच्चा उन दोनों का ही था। रिक भी इस बात को कंफर्म करता है। वो आगे ये भी कहता है कि वो अपने बच्चे से कभी मिल ही नहीं पाया था, क्योंकि यही उनका प्लान था। रिक ही वो इंसान था जिसने सैपर और रेप्लिकेंट फ्रीडम मूवमेंट ग्रुप के लोगों को सिखाया था कि कैसे पुराने रिकॉर्ड्स को मिटाया जाए। इसके बाद उसने रेचल को सैपर और उसके ग्रुप के साथ छोड़ दिया और कहीं गायब हो गया, ताकि उसकी फैमिली को पुलिस वाले परेशान ना करें। इन मेमोरीज के बारे में सोचकर रिक बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। फिर वो वहां से चले जाता है। रिक के वहां से जाते ही के वहां और कुछ क्लू ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद वो जॉय को भी बाहर निकाल देता है।
ऐसा करते ही वहां लगे सेंसर्स कुछ सिग्नल्स कैच करने लगते हैं। के ये नोटिस करता है और जॉय को फिर से ऑन ऑफ कर देता है। तभी रिक भी वहां पहुंच जाता है। वो बाइनोक्यूलर्स का यूज करके बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत सी कारें उनकी बिल्डिंग की ओर काफी तेजी से बढ़ रही हैं। ये देख वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन इससे पहले ही उनके रूम में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता जाता है। इसके बाद लव और उसके आदमी रिक को किडनैप करने के लिए आते हैं। वो उनसे लड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। के भी लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लव उसे किक मारकर गिरा देती है। तभी गलती से जॉय को भी एक्टिवेट कर देती है। जॉय उसे छोड़ देने के लिए लव से भीख मांगती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। वो एमिनेटर को बर्बाद कर के को वहां पर मारने के लिए छोड़ देती है। शाम के वक्त एक मिस्टीरियस ग्रुप के को बचा लेता है और उसके जैकेट में लगा ट्रैकर हटा लेता है। जब के को होश वापस आता है, वो अपने आप को रेप्लिकेंट फ्रीडम मूवमेंट के लोगों के साथ पाता है। मैरियट भी इसी ग्रुप का एक पार्ट है। वो के से प्रॉमिस करती है कि वो उन पर भरोसा कर सकता है। वो फिर ग्रुप की लीडर फ्रेसा से के को मिलाती है, जिसके पास रेचल और उसके बेबी की एक फोटो है। वो फ्रेसा ही थी जिसने रेचल को बच्चा पैदा करने में असिस्ट किया था और उसने उस बच्चे को छिपाकर रखने में भी रेचल की हेल्प की थी। फ्रेसा फिर के को बताती है कि रेचल ने एक बच्ची को जन्म दिया था, जो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर आना है। के ये सुनकर बहुत ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसे अब तक यही लग रहा था कि वो मिरेकल बेबी वही है। जब रिक ने पुराने रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की थी, उसने डॉक्टर आना के डेटा को के डेटा के साथ मिक्स कर दिया था, जिस वजह से के को रिसर्च करते वक्त 2 बच्चों का डीएनए एक जैसा मिला था। फ्रेसा को लगता है कि आना जैसे और भी बच्चे रेप्लिकेंट्स पैदा कर सकते हैं और रेप्लिकेंट्स को इंसानों का गुलाम बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो चाहती है कि बच्चे भी उनका ग्रुप ज्वाइन कर ले। वो ये भी कहती है कि के की वजह से ही वॉलेंस रिक तक पहुंच पाया और अब ये के की जिम्मेदारी है कि वो रिक को मार गिराए, इससे पहले कि वॉलेंस रिक का यूज करके उन तक पहुंच जाए। इसी बीच रिक को दिखाया जाता है, उसके सामने वॉलेंस खड़ा हुआ है। वो कहता है कि उसके पास रेचल का स्कल है और उन दोनों की बातों की रिकॉर्डिंग भी। वॉलेंस रिक को ये प्रूव करना चाहता है कि रेचल की फीलिंग्स असली नहीं थीं, बल्कि उन्हें इंसानों ने उसके ब्रेन में प्रोग्राम किया था। लेकिन रिक को इस बात पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। वॉलेस किसी भी तरह से रिक और रेचल के बच्चे के बारे में जानना चाहता है, इसलिए वो रिक के सामने रेचल जैसी दिखने वाली एक रेप्लिकेंट ले आता है। उसे देख रिक को रेचल के साथ बिताए पुराने दिन याद आने लगते हैं, लेकिन वो बहुत जल्द रियलिटी में वापस भी आ जाता है। इसके बाद वॉलेस लव को कहकर रेचल की कॉपी को मरवा देता है। वहीं दूसरी तरफ के अकेले ही घूम रहा है। लव ने जॉय के होलोग्राम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, इसलिए वो अब लव और वॉलेस से बदला लेना चाहता है। कुछ देर बाद ही वो एक कार में बैठकर लव की कार का पीछा करने लगता है, जो वॉलेस के सीक्रेट बिल्डिंग की ओर जा रही है। थोड़ा आगे जाते ही के लव की कार को शूट करके उसे क्रैश करवा देता है। वो दोनों फिर बहुत बुरी तरह भिड़ जाते हैं। डैम का पानी कार में घुसने लगता है, लेकिन के और लव अभी भी लड़े जा रहे हैं। तभी लव एक नाइफ का इस्तेमाल करके के पर अटैक कर देती है। लव को लगता है कि के मर गया है, इसलिए वो के को किस करके अपनी कार की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन के पानी के नीचे से आकर उस पर अटैक कर देता है। थोड़ी हाथापाई के बाद के लव को मार गिराता है और रिक को उसके चुंगल से बचा लेता है। वो दोनों फिर के की कार तक चले जाते हैं और लव की कार को डूबते हुए देखते हैं। के कहता है कि लव की कार क्रैश होने से सबको लगेगा कि उसमें रिक की भी मौत हो चुकी है, इसलिए वो अब बिना किसी टेंशन के अपनी बेटी से मिल सकता है। कुछ देर बाद ही के रिक के साथ डॉक्टर आना के लैब की ओर जाने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि रिक अंदर जाता, के रिक को वो घोड़ा दे देता है। रिक अंदर चला जाता है और फाइनली अपनी बेटी से मिलता है। वहीं के बाहर बैठकर स्नोफॉल देखने लगता है और ये सोचने लगता है कि क्या वो अपने घाव की वजह से मरने वाला है या नहीं।